हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है किस तरह कमल पाशा ने टर्की का आधुनिकरण किया था, मतलब मॉडर्नाइजेशन किस तरह हुआ टर्की का, उनके क्या क्या रिफॉर्म्स थे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम परिचय देखेंगे कमल मुस्तफ़ा जो थे उनके बारे में। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की राष्ट्र की आधुनिकरण प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और आधुनिक राजनीतिक सुधारों के माध्यम से केवल पश्चिमी देशों के प्रत्येक शासन से तुर्की की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सक्षम थे। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और उसे सेवरेस की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन कमल पाशा ने इसका जोरदार विरोध किया। इन्होंने इसके खिलाफ मजबूत जनमत जगाया और मित्र देशों को 24 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ एक और संधि लॉजेन की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके माध्यम से तुर्की को वह अधिकांश प्राप्त हुआ जो से पहले छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल, थ्रेस और अनातोलिया तुर्की के पास रहे। मित्र राष्ट्रों ने युद्ध क्षतिपूर्ति का दावा छोड़ दिया। सेना, नौसेना और वायुसेना पर से प्रतिबंध हटा दिए गए। कमल पाशा ने एक राष्ट्र सभा का आयोजन किया और अंकारा को राजधानी बनाकर अनातोलिया में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। सुल्तान को गद्दी से उतार दिया गया। कमाल पाशा को तुर्की गणराज्य का राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने तुर्की को पश्चिमी सभ्यता पर आधारित एक मजबूत और आधुनिक राज्य में बदल दिया। उन्हें अतातुर्क अथवा आधुनिक तुर्की के जनक की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो आपसे कभी पूछेगा कि फादर ऑफ तुर्की, तो हम क्या बोलेंगे कि अतातुर्क, जो भी इनका नाम है कमल पाशा। ठीक है, तो आप भूलना मत, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा युद्ध में कमजोर तुर्की के पुनर्निर्माण के लिए अतातुर्क ने निम्नलिखित 6 सिद्धांतों को अपनाया। तो इन्होंने 6 सिद्धांत अपनाए थे। पहला था रिपब्लिकनवाद। ढांचे ने ऑटोमन राजवंश की पूर्ण राजशाही को कानून के शासन से बदल दिया। ठीक है, रिपब्लिकनिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिपब्लिकनवाद। दूसरा राष्ट्रवाद। यह एक राजनीतिक विचारधारा है जो तुर्की लोगों को एक राष्ट्र, जातीय या भाषाई समूह के रूप में बढ़ावा देती है और उनका महिमा मंडन करती है। तीसरा समानता। प्राथमिक विद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क, सहशैक्षिक और धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और प्राथमिक विद्यालय को अनिवार्य बना दिया गया। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ऐसे कानून पेश किए गए जिसने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेंगे। वहीं उन्हें वोट देने और संसद के लिए चुने जाने का अधिकार मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह टर्की में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, और ये सब किसके द्वारा आ रहा है? कमल पाशा के चलते थे। चौथा है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज ने नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी की। ठीक है, फिर धर्मनिरपेक्षता। सरकार और धर्म को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। मतलब पॉलिटिक्स में अब रिलीजन का काम नहीं है। अब हम रिलीजन को देकर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मतलब हम चलाएंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारा होगा, जैसे भी हम लोगों पर रूल करेंगे, वो क्या होगा? हमारा रिलीजन से बाहर होगा। मतलब हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर। शैक्षणिक संस्थानों और सेना को भी राजनीति से अलग कर दिया गया। धार्मिक स्कूल बंद कर दिए गए। धर्म व्यक्तिगत विवेक का विषय बन गया और सार्वजनिक शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। उसके बाद है सुधारवाद। उन्होंने बहुविवाह को समाप्त किया। मतलब पॉलीगैमी को समाप्त किया कि एक इंसान एक से ज़्यादा शादी अब नहीं कर सकता है, एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकता, उन्हें बंद कर दिया। और पारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से तलाक, हिरासत और विरासत में महिलाओं के लिए समान अधिकार में सुधार किए हैं। तो ये सब देख सकते हैं, रिफॉर्म्स आया था। चलिए अब एक एक करके रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं अच्छे से। क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या मॉडर्नाइज करने को, तुर्की को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे कमल पाशा ने, जो कि तुर्की के फादर के रूप में जाने जाते हैं या आधुनिकरण करने के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन, कि न्याय के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन लाए गए थे जुडिशरी में। तुर्की की कानूनी एवं न्यायिक व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण थी। यह पुरानी परंपराओं पर आधारित थी और इसलिए इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना आवश्यक था। कमाल पाशा की राय थी कि तुर्की को दुनिया का एक उन्नत देश बनाने के लिए उसे अपनी पुरानी और विरासत में मिली कानूनी व्यवस्था से छुटकारा पाना होगा। नागरिक, दंडात्मक और वाणिज्यिक संहिताओं का विस्तार किया गया। कुछ यूरोपीय देशों के मॉडल कोड के आधार पर उनमें कुछ आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। तो ये थे न्यायिक व्यवस्था में चेंजेस क्या क्या आया। अब इसके बाद देखते हैं महिलाओं की स्थिति में क्या क्या चेंजेस आए। तो अब क्या है? महिलाओं की मुक्ति। उस समय महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उनकी सामाजिक स्थिति यूरोप के अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में बहुत कम थी। यह तुर्की के सामाजिक जीवन की एक विशिष्ट प्राच्य बुराई थी।
इसलिए कमाल पाशा ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय अपनाने का फैसला किया। बहु विवाह को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक विवाह के स्थान पर नागरिक विवाह थोप दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक कार्यालयों में काम करने की उनकी पात्रता को सरकार द्वारा मान्यता दी गई। अब महिलाएं नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ सकेंगी। तो आप देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं बोल सकते, बट पहले के मुताबिक अच्छी की गई कि उन्हें पार्टिसिपेशन भी दिया गया, उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, विवाह के मामले में भी। तो ये सब महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए कार्य किए गए थे कमल पाशा द्वारा, जिसके चलते तुर्की एक, अभी हम देखें तो एक मॉडर्नाइज्ड कंट्री है। फिर है तुर्की का आर्थिक विकास। तुर्की की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। गरीब किसानों के समाज में कोई पूंजी संचय नहीं था। अतः सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए। समाजवाद की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा सभी बड़े उद्योग, व्यापार और वाणिज्य पर राज का नियंत्रण स्थापित किया गया। राज ने कृषि और संचार को बढ़ावा देने का कार्य किया। इस नीति के कारण तुर्की की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। इसने औद्योगिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष को दूर किया। सभी वर्ग के लोगों में परस्पर मैत्री सद्भाव विकसित हुआ। इसके बाद है शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन। कमाल पाशा पश्चिमी पद्धति के अनुसार तुर्की में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और बदलने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन इसे पूरा करना आसान काम नहीं था। तुर्की में रहने वाले अधिकांश लोग निरक्षर थे। स्कूल भवनों, शिक्षकों, धन आदि की भारी कमी थी। इस प्रकार शिक्षा की नई प्रणाली शुरू करना बहुत कठिन था, लेकिन राष्ट्रपति निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई। सरकार द्वारा कई नई इमारतें बनाई गई। शिक्षा के पश्चिमी पैटर्न के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया। इस संबंध में दूसरा प्रयास जटिल अरबी वर्णमाला को त्यागने का किया गया। इसका स्थान लैटिन वर्णमाला ने ले लिया। इस कठिन कार्य से को सरकार के कुछ विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। समाचार पत्रों और प्रिंटिंग मीडिया के हर रूप की भूमिका भी इस क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता। कमल पाशा ने तुर्की की धार्मिक व्यवस्था में कुछ भी नए और क्रांतिकारी परिवर्तन किए। जैसा कि हमने देखा, उसने खलीफा को पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन वास्तव में खलीफा का उन्मूलन इस क्षेत्र में केवल एक शुरुआत थी। कमल पाशा का अंतिम लक्ष्य पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता लाना था। तदनुसार सभी धर्मों को कानून के सक्षम समान दर्जा दिया गया। अब लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये था इनके धर्म की स्वतंत्रता, मतलब धर्म के मैटर में क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म किए थे। इसके बाद है पारिवारिक नामों को अपनाना। कमल पाशा ने पश्चिमी सभ्यता की किसी भी विशेषता को नज़रअंदाज नहीं किया, इसलिए उन्होंने तुर्की के लोगों को अपनी पारिवारिक नाम अपनाने का आदेश दिया। नेशनल असेंबली के अनुरोध पर कमल पाशा ने स्वयं उपनाम अतातुर्क अपनाया, जिसका अर्थ था तुर्कों का पिता। इस प्रकार कमाल पाशा ने तुर्क लोगों के आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक और राजनीतिक पहलुओं में सर्वांगीण परिवर्तन लाए। उन्होंने अपने राष्ट्र को पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के पैटर्न पर बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का पुनरुद्धार हुआ और इसका पूरा श्रेय कमाल पाशा को जाता है। 1938 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके मित्र इस्मेत इनोनु उसके उत्तराधिकारी बने। तो ये था हमारा कमल पाशा के बारे में कि क्या क्या उन्होंने किया था, जिसके चलते टर्की आज मॉडर्नाइज्ड है, मॉडर्नाइजेशन हो सके, टर्की का आधुनिकरण हो सके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। सब्सक्राइब भी बहुत कम है सब्सक्राइबर्स, और मैं PDF तो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बार बार बोलती हूँ, बताओ मुझे, और अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिखना, ठीक है। चलो, थैंक यू।